अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, दैट इज मोमेंट। अब तक हमने देखा कि अगर मेरे पास कोई बॉक्स है और अगर मैं उस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ तो उसकी मोशन होगी ये डायरेक्शन में, और यही मोशन को मैं बोलता हूँ मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर यही बॉक्स ले लूं, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको एक पॉइंट से रोप के थ्रू यहाँ बांध रहा हूँ। ये रोप है और इससे ये मैं बांध रहा हूँ, और वापिस अगर मैं यही फोर्स इस पे लगाऊं तो अब क्या होगा? अब यही डायरेक्शन में मोशन होगी? नहीं, अब ये होगा इसकी रोटेशनल मूवमेंट होगी। ठीक है, तो इसे मैं बोलता हूं मोशन ऑफ रोटेशन। तो जनरली हमारे जो डेली रूटीन केसेस होते हैं उसमें अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक बोल्ट है और मुझे ये बोल्ट को टाइट या लूजन करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक व्रेंच लेता हूं। ऐसा कुछ फ्रेंच होगा, ओके। और अगर ये बोल्ट को मुझे टाइट या लूज करना है तो मुझे इसको एक रोटेशन देना पड़ेगा। तो वो रोटेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं P, तो ये बोल्ट क्या है, ये डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ओके। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे एक दूसरा फोर्स भी लगा रहा हूँ, दैट इज P2। अब इसको नाम दे रहा हूँ P1 और P2। और ये सेंटर से अगर मान लीजिए ये है D1 डिस्टेंस पे और सेंटर से दूसरा फोर्स है मेरा D2 डिस्टेंस पे, तो अब दोनों में क्या फर्क होगा कि अगर मैं P1 फोर्स लगा रहा हूँ और ये बोल्ट को रोटेट कर रहा हूँ तो वहां पे मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, ओके। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस D2 बढ़ा दिया, मीन्स अगर मैं डिस्टेंस D2 इज ग्रेटर देन D1 मैंने बढ़ा दिया, तो यही P2 फोर्स की वजह से ये मेरा बोल्ट बहुत इजीली मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा मोशन ऑफ रोटेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, दैट इज एक होता है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P, और दूसरा मेरा जो बोल्ट के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो, मीन्स दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, दैट इज D। तो यानी मेरा जो रोटेशनल मोमेंट है तो वो मेरा दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा मेरा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये सब चीज़ें से मैं हमारी एक नई क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ, दैट इज मोमेंट। तो अब मेरी मोमेंट जनरली डिफाइन होती है, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स इनटू द perpendicular distance।
यानी m, मोमेंट को मैं m से डिनोट करता हूँ, फोर्स को मैं f से डिनोट करता हूँ, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको d से डिनोट करता हूँ। तो ये बनी मेरी एक नई क्वांटिटी, दैट इज मोमेंट। अब ये नई क्वांटिटी है तो इसका यूनिट भी होगा, तो इसका यूनिट डिफाइन करते हैं। तो मेरा फोर्स का जो यूनिट है, ऐसा ही यूनिट, वो होता है मेरा न्यूटन, और जो डिस्टेंस होता है वो हम जनरली मीटर में लेते हैं, वो मेरा ऐसा यूनिट। तो मेरा जो यूनिट ऑफ मोमेंट क्या होता है, न्यूटन इनटू मीटर, दिस इज एसआई यूनिट। अब मान लीजिए कि ये मेरा पॉइंट है ओ, और यहाँ पे ये फोर्स एफ है, और ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस टी है। तो यहाँ पे जो ओ पॉइंट है जिसके अबाउट ये रोटेशन हो रहा है, रोटेशनल मोमेंट हो रही है, वो ओ को मैं नाम देता हूं मोमेंट सेंटर। ओके, अगर यहां पे ओ के अराउंड रोटेशन हो रही है तो ये एक्चुअली ओ पॉइंट तो है, लेकिन यहां से ओ से एक एक्सिस भी पास हो रही है। कौन सी एक्सिस के, अगर ये स्क्रीन ले लूं तो ये स्क्रीन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो बाहर आती हुई एक्सिस है, जो एक्सिस के अराउंड मेरा रोटेशन, ये रोटेशन हो रहा है, वो एक्सिस को मैं बोलता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी, उसे मैं बोलता हूं आर्म। ओके, तो ये मेरी 3 डेफिनेशन है। अब मान लीजिए कि ये मेरा आर्म है, वो है 2 मीटर, और ये फोर्स है मेरा 5 न्यूटन। तो उस हिसाब से मेरा मोमेंट क्या होगा, 5 × 2, दैट इज होगा मेरा 10 न्यूटन × मीटर। और अगर यही डायरेक्शन ले लूँ तो वो होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा मूवमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ओके, मूवमेंट मेरा एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो अगर मूवमेंट को एज ए वेक्टर अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूँगा, कि मान लीजिए कि ये पॉइंट ओ है, और यहाँ से एक फोर्स जा रहा है, दैट इज एफ, और फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे एक मैं ओ से एक पोजिशनल वेक्टर आर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मोमेंट है वो डिफाइन होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशनल वेक्टर एंड फोर्स एफ, मीन्स आर क्रॉस एफ। तो ऐसे मेरा मोमेंट एज ए वेक्टर डिफाइन होता है। अब यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे m क्या होगा मेरा, r इंटू एफ साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ पे
एन कैप क्या है, मेरी मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब यहां पे ओ से इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं और इसको नाम दे रहा हूं ए और इसको नाम दे रहा हूं ये पॉइंट को बी। यहां पे थीटा मेरा क्या है, थीटा है मेरा आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल। मीन्स यहाँ पे अगर ये लाइन ऑफ एक्शन मैं एक्सटेंड करूं तो ये होगा मेरा थीटा। अब ये थीटा है तो मेरा एंगल ए कितना होगा, एंगल ए होगा मेरा 180 माइनस थीटा। एंगल बी कितना है, एंगल बी है मेरा 90। तो एंगल ओ कितना होगा, अगर एंगल ओ को मैं फाई ले लूं, ये एंगल को मैं फाई ले लूं, तो फाई कैसे डिफाइन करूंगा कि फाई प्लस 180 माइनस थीटा प्लस 90, तीनों एंगल का समेशन होगा मेरा 180, 180 180 कैंसिल, तो ये होगा मेरा फाई इज इक्वल टू थीटा माइनस 90। अब यहाँ पे ये जो OB है, OB क्या है मेरा, मेरा आर्म मीन्स जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है, तो उसे मैं किसे डिनोट करता था, D से डिनोट करता था, तो OB मेरा है D। तो अब मेरा जो D है, D को मैं लिख सकता हूं R cos ऑफ फाई। ओके, तो अब फाई क्या है, फाई है मेरा थीटा माइनस 90, तो ये होगा R cos ऑफ थीटा माइनस 90। एज पर मैथमेटिक्स cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यही इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं R cos ऑफ 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, यानी ये हुआ मेरा D इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब यही इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दूं तो अब मेरा मोमेंट क्या होगा, मोमेंट होगा मेरा आर साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ D, तो ये मेरा होगा F इंटू डी एन कैप। तो ये बन गया मेरा फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज माई मोमेंट, और यहाँ पे एन कैप है जो मुझे मूवमेंट का डायरेक्शन दिखाएगा। तो मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा अब डायरेक्शन क्या होगा। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट था उसमें मुझे अगर डायरेक्शन ढूंढना होता है तो मैं क्या यूज करता हूँ, राइट हैंड कर्ल रूल। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि अगर मेरी जो राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको मैं आर टू एफ डायरेक्शन में मैं कर्ल करूं तो मुझे जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या देगी, मेरी मोमेंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं आर को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे, और ये आर से एफ मेरी राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसे कर्ल करूं, तो जो मेरा थंब का पॉइंट, थंब कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा, तो ये जो स्क्रीन है उससे परपेंडिकुलर बाहर आती हुई डायरेक्शन दिखाएगा। तो उसे मैं पॉइंट और सर्कल से डिनोट करता हूं। तो ये मेरा हुआ मोमेंट का डायरेक्शन। ओके, दूसरे का एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि ये मेरा एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब x डायरेक्शन में मैं ले लेता हूँ पोजिशनल वेक्टर r, और y डायरेक्शन में मैं ले लेता हूँ मेरा फोर्स F। अब यहाँ पे अगर r क्रॉस f मीन्स r टू f में राइट हैंड का जो राइट हैंड के जो फिंगर्स है उसे मैं कर्ल करूँगा तो मेरा थंब का डायरेक्शन है वो मुझे कौन सा दिखाएगा, पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो ये होगा मेरा मोमेंट का डायरेक्शन। तो इसका मतलब होता है जो मेरा वेक्टर m का डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज
परपेंडिकुलर होता है एफ के और परपेंडिकुलर होता है आर के, यानी दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है एम का। जनरली यहाँ पे मैं एक साइन कन्वेंशंस डिफाइन कर देता हूँ जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ। तो अब से अगर मेरी मूवमेंट की जो डायरेक्शन है अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसे मैं कंसीडर करूँगा पॉजिटिव, और सिमिलरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं कंसीडर करूँगा नेगेटिव। तो ये मेरी साइन कन्वेंशन है जो मैं जब कैलकुलेशन करूँगा तब इसे मैं अप्लाई करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, दैट इज वैरिग्नॉन्स थ्योरम। तो उसके स्टेटमेंट के हिसाब से कि अगर मेरा कोई फोर्स है और वो मोमेंट जनरेट कर रहा है तो मोमेंट कितना होगा कि वो मोमेंट उन वो फोर्स के जो कंपोनेंट से जनरेट हुए मोमेंट्स के सम के बराबर। इसका मतलब कि अगर मेरा पी फोर्स एम मोमेंट जनरेट कर रहा है तो एम क्या होगा कि उसके कंपोनेंट का जो मोमेंट है m1 और m2 उनके समेशन के बराबर। तो ये मेरा होता है वैरिग्नॉन्स थ्योरम। तो अब इसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो m होगा वो क्या होगा, r क्रॉस p। ओके, यहाँ पे r क्रॉस p। तो अब मैं अगर p फोर्स को उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड करूं तो लिख सकता हूं मैं p वेक्टर इज इक्वल टू p1 प्लस p2। ओके, अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो मेरा m क्या होगा, m होगा मेरा r क्रॉस इनटू ब्रैकेट p1 प्लस p2। अब याद करिए वेक्टर का चैप्टर और उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया था। उसके हिसाब से अगर r कोई भी मेरा वेक्टर है a क्रॉस इन ब्रैकेट b प्लस c होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। तो यहाँ पे सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ r क्रॉस p1, ये p1 है, प्लस r क्रॉस p2। अब फिगर में देखिए कि अब मेरा r क्रॉस p1 क्या होगा कि मेरा p1 से जनरेट हुई मूवमेंट और वो कितनी है m1, तो यहाँ पे होगी ये m1। और r क्रॉस p2 क्या होगा, यानी मेरी p2 से जनरेट हुई मूवमेंट तो वो होगी m2, तो ये होगा m2। तो वैसे मेरा वैरिग्नॉन्स थ्योरम हो गया प्रूफ। इसका मतलब अगर मेरा जो फर्स्ट फिगर है उसमें अगर मैं आर्म ले लूँ मेरा d और मेरा फोर्स p है तो यहाँ पे मोमेंट का मैं मैग्नीट्यूड क्या लिख सकता हूँ, m इज इक्वल टू p इंटू डी। और यहाँ पे ये होगा मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, तो ये होगा मेरा नेगेटिव। और अब सेकंड फिगर में देखते हैं तो सेकंड फिगर में अब मेरा m1 प्लस m2 करना पड़ेगा मुझे। अब m1 क्या होगा, मीन्स मेरा फोर्स p1 है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैंने लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे एक्सटेंड की तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा d1, और जो डायरेक्शन होगा जनरेट होगा वो भी होगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्लॉकवाइज यानी माइनस p1 इंटू d1। सिमिलरली अब मेरा जो p2 है, p2 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज d2, और जो मेरा
डायरेक्शन जनरेट होगा वो होगा क्लॉकवाइज, तो ये भी होगा माइनस P2 इंटू D2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस P इंटू D इज इक्वल टू माइनस P1 D1 माइनस P2 D2। तो ये मेरा हो गया वैरिग्नॉन्स थ्योरम। जब हम एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि अगर हमें x y एक्सिस गिवन है और ये एक फोर्स P गिवन है। अब ओरिजिन में से ये फोर्स तक एक पोजिशनल वेक्टर बना रहा हूँ और यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट ये है y और ये है x। अब मुझे मोमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे P फोर्स को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज ये मेरा होगा Px और अपवर्ड होगा वो होगा Py। तो अब मेरी जो मोमेंट होगी एज पर वैरिग्नॉन्स थ्योरम की जो मेरी कंपोनेंट से जो मोमेंट बनेगी उनके समेशन के बराबर होगी। दैट इज mx प्लस my। तो अब mx क्या होगा, तो mx होगा मेरा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स है px, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y और ये है मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी नेगेटिव। सिमिलरली मेरा my क्या होगा, my होगा मेरा फोर्स py इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x और ये होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये होगा पॉजिटिव। तो ऐसे हम जब xy प्लेन में हमारे फोर्सेस होंगे तो उसको दो कंपोनेंट x और y में डिवाइड करेंगे और हमारी मोमेंट फाइंड करेंगे।